एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, जो सेकंड पार्ट है उसका। इसके पहले पार्ट फर्स्ट उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में या उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन हम लोग पढ़ चुके हैं। वो वीडियो आपका इस वीडियो के लास्ट में प्ले होना शुरू हो जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके पहले के पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। इसके साथ साथ आपको बताते चले यहाँ पे कि ग्राम समाज एवं विकास का जो सब्जेक्ट है लेखपाल भर्ती के लिए, वो स्पेशली जो है ये क्लासेस इसकी हैं। इसके अलावा जो भी मैथ्स है, जीएस की क्लासेस हैं, रीजनिंग की क्लासेस हैं और हिंदी की क्लासेस हैं, वो सभी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ के वो सभी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं और उनके द्वारा अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ में ये जो उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी उत्तर प्रदेश के परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो यूपीपी हो या यूपीएसआई के फॉर्म आने वाले हैं, यूपीपी के फॉर्म आने वाले हैं, उनके लिए बीईओ का ऑलरेडी एग्ज़ाम होने वाला है, आरओ है और यूपी टेट है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उत्तर प्रदेश के स्पेशली आपको बता रहे हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण करते हैं। वहाँ पे उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन, वहाँ से 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आ ही जाते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए चलते हैं अभी हम पॉइंट्स पे, और इसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। उसको आप ध्यान से समझिएगा और अपनी नॉलेज इंक्रीज करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ आप जो पॉइंट्स आपने देख लिए हैं, एक बार हम उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्राम समाज एवं विकास के अंतर्गत ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसका स्क्रीन्स आपको शो कर दे रहे हैं। एक बार आप वीडियो के लिंक्स में जाके और यहाँ चैनल पे विजिट करके ये सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं वीडियोस के माध्यम से। इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डालना शुरू कर दिया है, बट उसके पीछे आपको हम बता ही चुके हैं कि कुछ रीजंस हैं जिसके चलते शो नहीं हो रहा है। जैसे ही 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे ही वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कुछ आप लोग ऑलरेडी पहले की वीडियोज़ में हम पढ़ा चुके हैं। इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ अच्छे क्वेश्चन का कंपाइलेशन यहाँ पर रखा गया है। आज उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में ये फर्स्ट पार्ट था यहाँ से, और ये फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सेकंड पार्ट में आप देख पा रहे होंगे उपनाम वाले शहर। स्पेशली 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर बार हर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं कि जो भी उपनाम वाले शहर हैं, जैसे पूछा जाता है संगम नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विख्यात है या प्रसिद्ध है, तो आंसर होगा इलाहाबाद। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे चेक ले लेते हैं, चेक करते चलते हैं। इलाहाबाद, तो यहाँ पे संगम नगरी, कुंभ नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे हर जो 6 ईयर्स पे यहाँ पे इलाहाबाद में आपका कुंभ लगता है। तो संगम नगरी भी है क्योंकि यहाँ पे 3 नदियाँ हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि वो 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं। काफ़ी फेमस है, आप जानते भी होंगे। और कुंभ नगरी भी है क्योंकि यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में। तो ये इलाहाबाद हो गया। दूसरा है गोरखधाम। तो गोरखधाम बहुत फेमस, गोरखपुर को गोरखधाम शहर के नाम से जाना जाता है। भारत का मानचेस्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कानपुर को कहा जाता है भारत का मानचेस्टर, या आप कह सकते हैं उत्तर भारत का मानचेस्टर। उत्तर भारत का मानचेस्टर, ठीक है। भारत का मानचेस्टर, अगर ऑप्शन में कानपुर है तो कानपुर होगा, अदरवाइज ही उत्तर भारत का मानचेस्टर होगा। राम जन्मभूमि बहुत दिनों में विवादित रहा है ये एरिया, तो ये हो गया आपका अयोध्या। कैंची नगर के नाम से मेरठ जाना जाता है। इत्र नगरी, या आप कह सकते हैं जिसे कन्नौज कहते हैं, इत्र नगरी, या आप कह सकते हैं यहाँ पे ये खुशबू की नगरी। ठीक है, ये है कन्नौज। नवाबों का शहर लखनऊ है, और इसके साथ साथ में अगर लखनऊ ऑप्शन में ना हो तो रामपुर भी हो सकता है। ठीक है, रामपुर और लखनऊ, वैसे लखनऊ ही फेमस है इसके लिए, बट अगर आपको एग्जाम के ऑप्शन में लखनऊ नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन इसका रामपुर हो सकता है। ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से आगरा विख्यात है, क्योंकि आगरा के पेठा, और आगरा जो है आगरा में चूंकि ताज, इसलिए ताज नगरी कहा जाता है। सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी, तो दोनों जो है महिलाओं के प्रसाधन से संबंधित हैं। चूड़ियाँ और सुहाग, ये जितनी भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू, ये सब फिरोजाबाद में मिलती हैं। थोड़ा सा यहाँ कट गया, ये फिरोजाबाद है। इसके बाद कृष्ण नगरी के नाम से मथुरा है। ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ है। बागों का नगर जो है वो भी लखनऊ है, नवाबों का और बागों का। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर, ठीक है, आपने सुना होगा मुरादाबादी लोटा बहुत फेमस है, तो पीतल नगरी या बर्तनों का शहर मुरादाबाद है। और विश्वनाथ नगरी और घाटों का नगर वो है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी
जो कभी बनारस हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपके जितने इंपॉर्टेंट उपनाम वाले शहर हो चुके हैं। एक नाम छूटा जा रहा है यहाँ पे, वो है सूरमा नगरी। तो सूरमा नगरी जो है काफ़ी फेमस है, वो है बरेली। यहाँ का सूरमा जो है बहुत ही फेमस, इसलिए इसको सूरमा नगरी भी बोला जाता है। साथ साथ में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पहलवान भी हुए, इसलिए भी यहाँ पे सूरमा नगरी इसको बोला जाता है। तो ये हो गए पॉइंट्स उपनाम वाले शहर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली आने ही वाला है। तो 24 जनवरी 2018 को पहली बार, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। क्योंकि 24 जनवरी को क्यों हुआ था, तो इसके फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि 24 जनवरी को ही जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया है। लेकिन ये कब किया गया? 2018 में। वाराणसी में वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो आंसर होगा वाराणसी में। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में, ध्यान दीजिएगा, जनपद गौतम बुद्ध नगर वही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन लेवल है, उत्तर प्रदेश का हाई है यहाँ पे। वहाँ पे प्लेस एक जेवर, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना भी की जा रही है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। मेट्रो रेल परियोजनाओं की बात करें तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सबसे पहले दिल्ली मेट्रो रेल आपकी फेमस थी, दिल्ली में चल रही थी। लेकिन दिल्ली के पहले मेट्रो चली थी कहाँ पे, तो आप जानते हैं कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल चलाई गई थी। उसके बाद से दिल्ली पे चलाई गई थी जापान की सहायता से, और अब दक्षिण कोरिया और जापान की सहायता से जो है यूपी में भी बहुत सी परियोजनाओं के अंतर्गत मेट्रोस चलाई जा रही हैं। लखनऊ में मेट्रो ने काम करना शुरू कर दिया, लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन शुरू हो चुका है। आप अगर लखनऊ विजिट किए हैं तो आप जान रहे होंगे। साथ साथ में अब इसके मेरठ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर एवं झांसी, ठीक है, आपको ये सिटीज़ के नाम याद रखने हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। आपको 4 ऑप्शन देगा, कहेगा कि निम्न में से कहाँ पे मेट्रो परियोजना पे काम नहीं चल रहा है या मेट्रो परियोजना के लिए सोचा नहीं जा रहा है। तो जैसे उसमें अगर ऑप्शन दे देगा आपको कानपुर, या ऑप्शन में दे दिया आपको सपोज दैट कोई भी एक सिटी कुशीनगर दे दिया, या आप ले लीजिए अलीगढ़ ले लीजिए, इस तरह से ऑप्शन दे दिया तो वो नहीं होगा। 3 ऑप्शंस आपके इसमें से होंगे, जैसे मेरठ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी। तो यहाँ पे मेट्रो के ऊपर काम चल रहा है, इन मेट्रो की योजनाओं पे काम चल रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो रोड्स हैं, एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे जो है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नई आई हैं इधर 4-5 सालों में। पहली बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, जो कि 6 लेन का है, 6 लेन का है। लेन आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे 6 लेन का मतलब हो गया बीच में एक डिवाइडर होगा, और उसके बाद से यहाँ पे एक लेन, यहाँ पे एक लेन, ठीक है, फिर यहाँ पे एक लेन होगी, यहाँ पे एक। तो ये कितनी हो गई आपकी लेन है? 2 और 2 4। इसका मतलब है एक साइड में 3 लेन और एक साइड में 3 लेन। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका सिटीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा, ये आपका इंटरनल यूज़ हो जाएगा, और ये आपका मेन हाईवे का यूज़ होगा। तो इस तरह से ये 6 लेन हो गया। तो काफ़ी चौड़ी सड़क हो रही है, काफ़ी बहुत कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव ये वेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो ये 6 लेन का है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है ये बलिया से गाजीपुर होते हुए लखनऊ तक जा रहा है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है। बट पहले ये प्रोजेक्ट में था गाजीपुर से लखनऊ, ठीक है, बलिया नहीं था। तो जब ये गाजीपुर से लखनऊ पास हुआ था तो 340 किलोमीटर की लंबाई थी। बट अभी इसको बलिया से कर दिया गया है, तो बलिया गाजीपुर से और थोड़ा सा 60 किलोमीटर पीछे पड़ता है। तो बलिया से लखनऊ हो गया है, और ये दूरी हो गई है 400 किलोमीटर की। इस पर काम चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है ये 4 लेन का है। ये चित्रकूट इटावा होते हुए, इटावा तक है, चित्रकूट महोबा यहाँ से होते हुए आपका हमीरपुर इटावा तक पहुँचा है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 297 किलोमीटर। आपको देखिए डिस्टेंस याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है कौन से 2 शहरों को जोड़ रहा है, या कहाँ से कहाँ तक है, या उसकी लंबाई कितनी है। नेक्स्ट है 6 लेन, नेक्स्ट वाला भी है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो आगरा से लखनऊ तक, या आप कह सकते हैं लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। सबसे फास्ट काम इस पे हो रहा है, और ये बहुत ही हाई स्पीड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, ठीक है।
एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लाइट्स भी उतर पाएँ, इस लेवल पे यहाँ पे काम चल रहा है। तो इंडिया का ये सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, 302 किलोमीटर लंबा है। कहाँ से कहाँ तो आप जान ही रहे हैं, लखनऊ से आगरा तक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि 302 किलोमीटर ही है और ये सबसे बड़ा क्यों माना जा रहा है हाई स्पीड, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये हाई स्पीड को लेके और बाकी सभी चीज़ों को लेके ये सबसे फर्स्ट है। और दूसरी चीज़, ये आपका 8 लेन है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये 6 लेन आपका ऑलरेडी बन रहा है, लेकिन इसको 8 लेन प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। तो 8 लेन का ये 302 किलोमीटर लंबा इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। नेक्स्ट, यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे जिसे कहते हैं, ये आपका 6 लेन का है। ये आगरा से नोएडा जा रहा है। अभी आपने देखा यहाँ से लखनऊ से आगरा तक जाएंगे आप, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से, और फिर वहाँ से आगरा से नोएडा तक जाने के लिए यहाँ पे यमुना या ताज एक्सप्रेसवे बनाया गया, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर होगी। इसके बाद एक और 6 लेन एक्सप्रेसवे चल रहा है, वो है गंगा एक्सप्रेसवे। और गंगा एक्सप्रेसवे है प्रयागराज इलाहाबाद से लेके मेरठ तक, जो कि काफ़ी लंबा है, 628 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके एक्सप्रेसवेज हैं। कितनी दूरी है, कहाँ से कहाँ तक जुड़ रहे हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके अच्छे से बनने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित डेटा की, क्योंकि आप जानते हैं पिछली बार जो लेखपाल के एग्जाम हुए थे वहाँ पे उत्तर प्रदेश की कृषि से कम 7 से 8 प्रश्न आए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। चलिए एक एक पॉइंट करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते चलें कि 1875 में, 1875 में भारत में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। बट उस समय भारत क्या था, उस समय भारत परतंत्र था, यानी गुलाम था। तो इट मीन्स कि जो कृषि विभाग की स्थापना की गई है वो अंग्रेज़ों ने ही की है, 1875 में अंग्रेज़ों ने की थी। लेकिन ये कोई एक कह सकते हैं कि सिस्टम से नहीं था, बस ऐसे ही इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। लेकिन नियमतः जो है कृषि विभाग का विधिवत स्थापना, विधिवत यानी कानून बना के जो स्थापना की गई थी वो 1 मई 1920 को की गई थी, और इस समय भी अंग्रेजों का ही भारत में शासन था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या आपने सुना होगा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। आपको एग्जैक्ट डेट लिख के हमें कमेंट करना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था। डेट हमने आपको बता दी है, 1919 में हुआ था। तो 1919 में ही आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके तहत जो है कृषि विभाग की विधिवत स्थापना की गई थी, और जिसको फाइनलाइज किया गया 1 मई 1920 को। उसके तहत जो कृषि है उसे राज्य सरकार के अधीन एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया, जो आज भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है कि कृषि जो है किसके अधीन आता है। ऑप्शंस में देगा आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या फिर एक ऑप्शन देता है आपका विषय जो उसकी सूची है वो समवर्ती सूची में आता है, और इसमें से एक ऑप्शन देता है इसमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा राज्य सरकार के अधीन, और वो भी एक स्वतंत्र विभाग है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान से संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पिछली बार भी आपका आया था, वीडियो में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये है कानपुर में। ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में है ये। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम, ये है मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में है, नरेंद्र देव कृषि विद्यालय फैजाबाद में है, और चंद्रशेखर कानपुर में है। बस ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट 2 और हैं, एक है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है आपका बांदा में, और एक है सैम हिगिंस बॉटम एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। तो ये एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है, सैम हिगिन बॉटम एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। हालांकि स्पेशली वो लेखपाल या यूपी के नहीं है, वो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए या फिर आप कह सकते हैं एडमिशन्स लेने के लिए, उसके समझने के लिए उस पर वीडियो हमने बनाया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह से होती है, कैसे एफिलिएट होती है, यूजीसी क्या होता है, ये सब हमने बनाया हुआ, वहाँ से आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जैक्टली बन रहे हैं।
देखिए यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में 59.3 59.3 लोग कृषि के कार्य में लगे हुए हैं, यानी आप समझ सकते हैं 60% के आसपास। लेकिन आपको डेटा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको एग्जैक्ट डेटा देगा तो आपको एग्जैक्ट डेटा आंसर करके आना है। इंपॉर्टेंट है, जो आपको अलग बनाएगा बाकी लोगों से, क्योंकि लगभग तो सबको याद होगा 60 या 70 ऐसे करके रख लिए उन्होंने, या 1/3 ऐसे कर लिए कि 1/3, या आप कह सकते हैं कि 4/9 ऐसे करके याद कर लिया उन्होंने। लेकिन अब वहाँ प्रतिशत अगर पूछ दिया दशमलव के अंकों पे, तो फिर वही होगा जिसको यहाँ पे पता होगा, वही आपका आंसर सही करके आएगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 या 1/2 होने वाली है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो वो है 9। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं। देखिए गेहूं का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है और सबसे प्रमुख फसल भी है। उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादक जो है वो कौन है? तो जैसे उत्पादन किसका सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, तो देखिए गेहूं का होता है, गन्ने का होता है और आलू का। इन तीनों चीज़ों में उत्तर प्रदेश इंडिया में नंबर 1 पे है, इन चीज़ों के उत्पादन में। हालांकि एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि गेहूं के मामले में पंजाब बहुत आगे है, पंजाब आता है, लेकिन पंजाब प्रति हेक्टेयर, आप ये कह सकते हैं कि पंजाब प्रति हेक्टेयर जो वहाँ की उपज है वो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे टोटल जो खाद्यान्न है गेहूं का वो यूपी से कम है, क्योंकि वो क्षेत्रफल में भी काफ़ी कम है। राज्य में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो वो है महोबा। महोबा जिला आप जान रहे होंगे, तो महोबा जिला बहुत ही फेमस है, किसके लिए? पान उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? वो की गई थी लखनऊ में। और आप जान रहे होंगे पराग डेयरी जो फेमस है, पराग वो उत्तर प्रदेश का ही एक प्रक्रम है, तो इसका शुरुआत की गई थी दुग्ध सहकारी समिति की पराग नाम से लखनऊ में। अभी पराग के ATMs भी लगे हुए हैं वहाँ पे। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 18 जून 2001 में उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तरों पे 12th पास जो कृषि से हों उनको यहाँ पे वरीयता देके उनको किसान मित्र के रूप में रखा गया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित कहाँ है? तो यह है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दशहरी आमों के लिए। और आप जानते होंगे जो मलिहाबाद है वो दशहरी आमों के लिए केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे टॉप रैंक पे आता है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद, जो लखनऊ के आसपास पड़ता है। ये दशहरी आमों के लिए वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान स्थित कहाँ है? तो यह है कानपुर में। ध्यान दीजिएगा, दलहन के लिए कानपुर है। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, वो है बाराबंकी। लखनऊ के पास जो डिस्ट्रिक्ट है बाराबंकी, यहाँ पे एक तो आप जानते हैं ऑयल के लिए पिपरामिंट और अफीम की खेती बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे की जाती है। चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्रों में होता है। झांसी के आसपास के जो क्षेत्र वहाँ पे चने का ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ पे लाल मिट्टी है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है? तो वो है इलाहाबाद में। ठीक है, और आप जानते होंगे इलाहाबाद के अमरूद भी बहुत फेमस हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान वो है लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो भी राजकीय फल हैं उनके संरक्षण की डिब्बाबंदी करनी है, उनको पैक करना है, ये सब कहाँ होता है? ये होता है लखनऊ में। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे कृषि संबंधित कुछ और डेटा की, जहां से क्वेश्चंस फिर पूछे गए थे। सामान्यतः 2 हेक्टेयर से कम भूमि धारण करने वाले किसानों को लघु जोत धारक कहा जाता है। इसको भी थोड़ा ध्यान से और समझिए। इसमें एक होते हैं सीमांत जोत किसान। ठीक है, वो अगर उनका 1 हेक्टेयर तक या 1 हेक्टेयर से कम अगर उनके पास कृषि है तो वो सीमांत किसान कहलाएंगे, सीमांत। ठीक है, और अगर उनके पास 1 हेक्टेयर से ऊपर है और 2 हेक्टेयर तक है, 2 हेक्टेयर से 1 से ज़्यादा और 2 से कम इनके बीच में है, तो वो लघु जोत वाले किसान कहलाएंगे। अगर 2 से ऊपर है तब वो मिडिल में आते हैं।